नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ए टू जेड स्टडीज़ पे। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। फटाफट सारे बच्चे सेशन को ज्वाइन करें। सेशन में आज आपके लिए लेके आया हूं बच्चे, झारखंड में जो प्राचार्य की वैकेंसीज आई हैं, जो माध्यमिक आचार्य के लिए आप लोग अप्लाई करने वाले हैं, इनकी क्लासेस जो पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है बच्चे। मैंने आपको पहले भी लास्ट एक क्लास आपने देखी होगी जहाँ मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया। अब बारी है उस इंट्रोडक्शन के एक एक यूनिट को, उस सिलेबस के एक एक यूनिट को अच्छे से समझने की, अच्छे से पढ़ने की, ताकि हमारे एग्जाम में हमें जब हम क्वेश्चंस लगाएं, हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोई समस्या ना आए, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चा, तो बिना किसी देरी के सिलेबस को शुरू करते हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सिलेबस में आज आपके लिए लेके आया हूँ बच्चा, जो आपका फर्स्ट यूनिट है पॉलिटिकल थियोरी या राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत में इसका अर्थ, इसकी प्रकृति, इसके महत्व और इसकी स्थिति को समझना है। साथ ही साथ हम इसमें पढ़ेंगे कुछ अवधारणाएं भी, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, संप्रभुता जैसी अवधारणाओं को समझेंगे। इसके साथ साथ हम आदर्शवादी सिद्धांत और अनुभववादी सिद्धांत को समझेंगे। हमारे पास अगली जो यूनिट होगी उसमें व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद को समझा जाएगा। तो आज की जो क्लास रहेगी बच्चे आपकी, इसमें मैं आपका जो फर्स्ट यूनिट है, आपके जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसका महत्व क्या है, स्थिति क्या है, इन विषयों के बारे में चर्चा करूंगा, इन पर आपसे बातें करूंगा। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता को देखेंगे। उसके बाद एक वीडियो समानता के लिए होगी, न्याय, अधिकार, संप्रभुता, इन सभी पर मैं सेपरेट वीडियोस बनाता हुआ चलूँगा। आदर्शवादी सिद्धांत क्या है, उस पर एक अलग वीडियो होगी। अनुभववादी सिद्धांत क्या है, इस पर एक अलग वीडियो होगी। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो आपके पहले यूनिट की जो पहले टॉपिक है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, उसकी प्रकृति, महत्व, यहाँ से जितने भी अलग अलग टॉपिक बनते हैं, सब टॉपिक बनते हैं, उन सबको हम लोग देखते हुए चलेंगे बच्चे। तो बिना किसी देरी के क्लास शुरू करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय। अगर कोई आपसे पूछे कि राजनीतिक सिद्धांत है क्या, तो राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिटिकल थियोरी कहते हैं बच्चे। राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थियोरी कहा जाता है। पॉलिटिकल थियोरी, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के थियरिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? थियरिया शब्द से हुई है। तो राजनीतिक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में पॉलिटिकल थियोरी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति ग्रीक, या जिसे आप लोग सामान्य अर्थों में यूनान भी कह देते हैं बच्चे, यूनानी भाषा के थियरिया शब्द से हुई है। थियरिया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो थियरिया शब्द का अर्थ है समझने की दृष्टि से, यानी जब हम किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, पढ़ते हैं, उसका अस्तित्व क्यों है, उसके पीछे के कारणों का पता लगाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, तो ये क्या समझने की दृष्टि से चिंतन की अवस्था में प्राप्त किसी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि से जो वस्तु के अस्तित्व एवं कारणों को प्रकट करती हो, उसे क्या कहते हैं? थियरिया कहते हैं। तो यहाँ से क्या तीन चार बात निकली कि राजनीतिक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में पॉलिटिकल थियरी कहते हैं, ये ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये ग्रीक भाषा के थियरिया शब्द से बना है। थियरिया का अर्थ क्या होता है? किसी भी विषय के बारे में क्या करना, उसके अस्तित्व को, उसके कारणों का पता लगाना, इसकी जानकारी रखना, क्या कहलाता है? थियरिया कहलाता है बच्चे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हम अपनी अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। अब बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये विचार निकल के आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, मैंने इसको चार भागों में डिवाइड किया है। जो प्राचीन यूनान था, यहाँ पर राज्य के लिए जो नैतिक लक्ष्य थे, राज्य को कैसा होना चाहिए, नागरिक को कैसा होना चाहिए की बात होती थी। राजा के ये कर्तव्य होने चाहिए, प्रजा को ऐसे रहना चाहिए। तो राज्य के नैतिक लक्ष्यों को की पहचानने की जो चिंता थी, ये प्राचीन यूनान का दर्शन था। किसका? प्राचीन यूनान का। तो सबसे पहले राजनीति की जो उत्पत्ति हुई वो किस रूप में हुई? वो इस रूप में हुई कि राजा के ऊपर नैतिकता कैसे आए। जैसे प्लेटो अपनी बुक रिपब्लिक में लिखता है कि राजा को नैतिक होना बहुत ज़रूरी है ना। मॉरल किंग की बात करता है, वो नैतिक राजा की बात करता है कि जब नैतिक राजा के द्वारा शासन किया जाएगा तो वो सर्वोच्च शासन होगा। यानी यहाँ बात नैतिकता के लक्ष्यों पर निर्धारित की गई। इसमें जो प्रमुख विचारक रहे, आपने प्लेटो, अरस्तु जैसे विचारकों को देखा होगा, जो बात करते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए। तो जो प्राचीन यूनानी दर्शन था, जहाँ पे राज्य की जो परिभाषा थी वो इस हिसाब से गढ़ी गई कि राज्य के स्वरूप कैसे होने चाहिए। वहीं जब हम मध्यकाल में आए, आपने पढ़ा कि मध्यकाल में यूरोप में कैसे अंधकार युग आ गया और धर्म हावी हो गया। तो यह राजनीतिक सिद्धांत का संबंध किससे हो गया? धर्म से हो गया। ये गलती से इधर लग गया बच्चा। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध किससे हो गया? ये धर्म से हो गया। अब राजनीतिक सिद्धांत किस पे आधारित हो गया? धर्म पे आधारित। कि जो धर्म
के अनुसार अनुकूल है वही राज्य, वही सिद्धांत है। ठीक, धर्म की नीति यहाँ पे कार्य करने लगी। व्यक्ति को प्रशिक्षित करने की अपेक्षा राज्य से हो रही थी कि राज्य क्या करे, इंसान को सिखाए, क्या सिखाए, उसके धर्म के मामलों में हस्तक्षेप ना करे, राज्य व्यक्ति के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप ना करे। तो यहाँ एक अलग द्वंद्व निकल के आया मध्यकाल में। वहीं आधुनिक काल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे नई नई अवधारणाएं निकल के आए बच्चे की राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो परिकल्पनाएं थी कि राज्य बना कैसे, कैसे हमें राज्य की जरूरत पड़ी, क्यों हमने राज्य बनाया, इन विचारों पर गौर किया जाने लगा आधुनिक विचारकों द्वारा कि राज्य की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत रहे। देवीय सिद्धांत है तो नहीं, कोई कहता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत आया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया रूसों ने, एवं राज्य के संगठन और उसके कार्य कि राज्य बना क्यों या बना कैसे, और जब बन गया तो उसका संगठन कैसे किया जाए, उसके कार्य क्या क्या होने चाहिए, इन सबको निर्धारित किया जाने लगा कि राज्य क्या क्या कार्य करेगी, राज्य व्यक्ति के किन मामलों में हस्तक्षेप करेगी। कंसेप्ट ऑफ मौलिक अधिकार का विचार निकल के आया यहाँ पे। और वही अगर आज हम देखें कि 21वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांत क्या है बच्चे, तो ये उन सभी मूल्यों के प्रति संवेदनशील है जो मानवता के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक? मानवता के लिए। आप सभी को पता है कि वर्तमान युग में मानवता कितनी सर्वोपरि हो गई है। ह्यूमन राइट्स की हम लोग बात करते हैं, मानव अधिकारों की बात करते हैं, तो वो सब कुछ जो मानव अधिकारों के लिए जरूरी है वही क्या है, राजनीति का पार्ट है, राजनीति का अंग है। तो ये जो तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैंने 4 खंड बांटे हैं। सीधा क्वेश्चन आता है बच्चे आप लोगों के एग्जाम में। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम पीजी लेवल का एग्जाम है बच्चा। आपके सिलेबस ने साफ आपसे कहा है कि आपके पास पीजी होना चाहिए, आपके विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर आपके पास होना चाहिए। आपने एमए किया हो पॉलिटिकल साइंस में, और जब आप पॉलिटिकल साइंस में एमए कर चुके हैं बच्चे, याद रखिए आप कोई झारखंड पुलिस या बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप कोई एसएससी का या रेलवे का एग्जाम नहीं दे रहे हैं जहां पे आपसे तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। नहीं, यहाँ पे आपके जो प्रश्न होंगे वो कथन और कारण वाले होंगे। यहाँ प्रश्न जो होंगे वो आपके सैद्धांतिक मुद्दों पर प्रश्न होंगे। अब क्या पता ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये 3 तरीके दे दें और सामने इनके विचार दे दें। राज्य की उत्पत्ति, यहाँ पर कर दे धर्म, यहाँ पे कर दे नैतिक, और यहाँ कर दे धर्म, और कहे मैच द कॉलम कि मैच करो कौन सा किससे मिलता है। जब प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत था तो उसका लक्ष्य क्या था, तो उसका लक्ष्य था नैतिकता। वहीं जब हम मध्यकाल में आ गए तो मध्यकाल में किससे संबंध हो गया, ये धर्म से जुड़ गया, धर्म से संबंधित हो गया। और आधुनिक काल में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जितनी भी परिकल्पनाएं थी कि राज्य का संगठन कैसे किया जाए, राज्य के कार्य क्या होंगे, इन सब विषयों पर कार्य किया जाने लगा। क्लियरिटी बच्चे। और राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक विचार क्या है बच्चा, ये मानवता के ऊपर आधारित है, मानवता पर केंद्रित है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को होपफुली। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला है बच्चे राजनीति, जिसे पॉलिटिक्स आप लोग इंग्लिश में कहते हो। अगर इसको समझें हम लोग तो अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स की उत्पत्ति यूनानी शब्द पॉलिस से हुई है। किससे हुई है बच्चे? पॉलिस से, जिसका अर्थ होता है नगर व राज्य। यूजीसी नेट के एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आया है बच्चे कि पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है। यूजीसी नेट के एग्जाम में ये प्रश्न आ रहा है, यानी ये प्रश्न पीजी लेवल का प्रश्न है। ठीक, तो आप लोग इसको समझेंगे अच्छे से कि अंग्रेजी भाषा का शब्द पॉलिटिक्स, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से हुई है, और पॉलिस का अर्थ क्या होता है, नगर या राज्य। ठीक, प्राचीन यूनान में नगर राज्य के संपूर्ण नागरिक जीवन का अध्ययन करने वाले विषय को राजनीति कहा जाता था। जो नगर का और राज्य का और उसमें रहने वाले नागरिकों के संपूर्ण जीवन का अध्ययन करने की जो प्रक्रिया थी, जो विधियां थी, उन्हें क्या बोलते थे, राजनीति कहते थे। इसे एक सेपरेट विषय के रूप में स्थान दिया गया। तो राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स शब्द किससे बना है? ग्रीक भाषा के शब्द पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नगर या राज्य। ठीक, आप लोग याद रखेंगे बच्चे, आप लोग इन टॉपिक्स को नोट्स बनाते हुए चलेंगे। नोट्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको ये काम आएंगे। आप नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक, अगर आप नोट्स यहाँ स्लाइड से लिखना चाहते हैं, स्लाइड से लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो मैं आपको सबसे अच्छा सजेस्ट करूंगा कि A to Z स्टडीज़ आपके लिए लेके आया है बहुत ही कम फीस में, कम पैसों में।
सिर्फ 600 रुपये में पॉलिटिकल साइंस का जो आप एग्ज़ाम देंगे माध्यमिक प्राचार्य का, उसके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के नोट्स। तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे कि बच्चा पेपर 1 एंड पेपर 2 के जो नोट्स हैं वो आपको सिर्फ 600 रुपीज़ में मिल रहे हैं। बहुत सस्ते नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, क्वालिटी वाले नोट्स हैं। आप उन्हें परचेज करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स जिसे यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से बनाया है, जिसका अर्थ होता है नगर व राज्य। प्राचीन यूनानी लेखक अरस्तु ने अपने महान ग्रंथ पॉलिटिक्स का आरंभ इस वाक्य से किया कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी होता है। इस बात को बच्चा अंडरलाइन कर दीजिए, ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चा आपके लिए। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि अरस्तु के हिसाब से मनुष्य का स्वभाव कैसा है, तो मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। कैसा प्राणी है बच्चा? राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। कई बार एक सीधा सेंटेंस आ जाता है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल बाय द नेचर। ये किसका कोट है, ये किसका वाक्य है? तो ये अरस्तु का वाक्य है। आप सभी को पता होना चाहिए अरस्तु जिन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु की बुक का नाम था पॉलिटिक्स। अरस्तु यूनानी विचारक थे। अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। अरस्तु के शिष्य का नाम था सिकंदर। होपफुली ये स्लाइड समझ में आई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा बच्चे कि राजनीति के संबंध में यूनानी विद्वान जो थे, प्लेटो, अरिस्टोटल वगैरह, इनके क्या मत रहे। जब हम बात करते हैं यूनानी विद्वान बच्चे, तो इसमें हमारे पास 2 से 3 नाम आते हैं। प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, आप सुकरात को भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। यूनानी विचारकों का यह मानना था कि जीवन को अच्छा बनाने में परिवार, शिक्षा, संस्थाएं, न्याय, कानून और सरकार, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए ये सभी क्या है? राजनीति के विषय हैं, राजनीति के अंग हैं। तो जो प्राचीन यूनानी विचार निकल के आया, जिसमें यह कहा गया कि किसी व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने के लिए परिवार, शिक्षा संस्थाएं, न्याय, कानून, सरकार, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए ये सब किसका अंग है? सब राजनीति का अंग है, राजनीति का विषय है। गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य से आरंभ होता है तथा राज्य पर समाप्त होता है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है बच्चे ये, और कई बार एग्जाम्स में पूछी भी गई है ये डेफिनेशन कि राजनीतिक शास्त्र क्या है। ये जो गार्नर के अनुसार राजनीति का क्या अर्थ है, तो गार्नर कहते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य से आरंभ होता है और राज्य पर ही समाप्त होता है। आप इस लाइन को बिल्कुल याद कर लेंगे कि राजनीति शास्त्र राज्य से आरंभ होता है और राज्य पर ही समाप्त होता है। वहीं गेटल के अनुसार अगर हम देखें तो गेटल कहते हैं कि राजनीति राज्य के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है। राजनीति क्या है? राजनीति राज्य के अतीत कि राज्य कैसा था, वर्तमान राज्य कैसा है, भविष्य राज्य आगे कैसा रहेगा, इन तीनों का अध्ययन क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। तो गार्नर और गेटल दोनों की परिभाषाएं आप याद रख लेंगे बच्चे, ताकि आप लोगों को राजनीति की समझ अच्छे से हो जाए। ठीक, तो रिवाइज करवा दूं आपको कि राजनीति के संबंध में यूनानी विद्वानों का जो मत रहा, यूनानी विचारकों का यह मानना था कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक परिवार, शिक्षा संस्थाएं, न्याय, कानून, सरकार, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए ये सभी क्या होनी चाहिए? राजनीति का विषय होनी चाहिए। वहीं गार्नर साहब कहते हैं कि राजनीति राज्य से आरंभ होती है और राज्य पर ही समाप्त होती है। गेटल ने कहा कि राजनीति राज्य के अतीत, वर्तमान और तथा भविष्य का अध्ययन है। होपफुली आप लोगों को स्लाइड समझ में आई होगी। मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड है बच्चे राजनीति के संबंध में प्राचीन भारतीय विचारक के मत। अभी आपको मैंने प्राचीन यूनान समझाया, अब राजनीति के विषय में बंद कर मीनू। अब आपको राजनीति के संबंध में प्राचीन भारतीय विचारक क्या मत रहे वो हमें समझना है। प्राचीन भारतीय विचारक के अनुसार राजनीति को राजधर्म तथा दंड नीति कहा गया। राजनीति को क्या बोला? राजधर्म या दंड नीति की संज्ञा दी। एक मिनट रुकिएगा बच्चे। मीनू ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार राजनीति को राजधर्म एवं दंड नीति कहा गया। क्या कहा गया? राजधर्म और दंड नीति। आप अगर
कौटिल्य को पढ़ेंगे, कौटिल्य की अर्थशास्त्र देखेंगे, वहाँ भी वो राजधर्म और दंड नीति की बात करते हैं। मनुस्मृति की मनु पढ़ेंगे, वहाँ भी दंड नीति की बात कही गई है। ठीक, यानी कि प्राचीन भारत के समय राजनीति का अर्थ राज्यों का अध्ययन करना नहीं बल्कि राजधर्म और दंड नीति का अध्ययन करना था। भारत में राजनीति जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। यहाँ जो राजधर्म है, राजा द्वारा किए गए कार्य हैं, दंड नीति जो उसे प्रसारित करने के वो है, कुकर, राजधर्म और दंड नीति इसके मेन मुद्दे थे। ठीक, यहाँ से क्लैरिटी हो जानी चाहिए बच्चे कि प्राचीन भारतीय राजनीति का अर्थ राज्यों का अध्ययन करना नहीं था बल्कि राजा के धर्म, राजधर्म, राज्य के क्या धर्म होने चाहिए, और दंड नीति कि किसको कैसे पनिश किया जाए, कैसे शासन। दंड नीति का मतलब बच्चे यहाँ सजा देने से नहीं है, यहाँ है नियम कानून या संविधान को किस तरीके से लागू किया जा रहा है। प्राचीन भारत के राजनीति का अध्ययन काफ़ी विकसित अवस्था में था। प्राचीन भारतीय आचार्यों में मनु और कौटिल्य, याद रखेंगे दोनों नाम। मनु जिनकी रचना है मनुस्मृति, मनु ने कौन सी पुस्तक लिखी? मनु ने मनु स्मृति लिखी। और वहीं कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। और इन दोनों ने ही राजधर्म और दंड नीति के विषय में पुरजोर पक्ष रखे, अच्छे तथ्य दिए। ठीक, होपफुली आगे बढ़े। समझ में आ गया होगा आप लोगों को बच्चे कि जो भारत के जो प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार राजधर्म और दंड नीति क्या है? राज्य का मुख्य लक्ष्य है। यहाँ राजनीति में हम लोग राज्य को ना पढ़ के किसे पढ़ते हैं? राजधर्म और दंड नीति को पढ़ते हैं। और इसके बारे में मनु और कौटिल्य जैसे विचारकों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला बच्चे, राजनीति के प्रमुख तत्व क्या होते हैं? ये राजनीति के प्रमुख तत्व हैं बच्चा। पहला क्या कि राजनीति एक मानवीय क्रिया है। राजनीति को कौन करता है? राजनीति दैवीय क्रिया या मानवीय क्रिया? मानवीय क्रिया, इंसान कर रहे हैं। हम और आप राजनीति कर रहे हैं। होता है ना अक्सर, कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान चालबाजी कर रहा है, कोई मतलब धोखाधड़ी कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं अरे राजनीति कर रहा है तो है ना। तो राजनीति एक मानवीय क्रिया है, ये मानवों के द्वारा की जाती है। राजनीति संघर्ष का परिणाम है। किसका परिणाम है? संघर्ष का। हमारी जो समाज है, हमारे समाज एक विविधतापूर्ण समाज है। यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी विविधता है, और ऐसे विविधता भरे समाज में संघर्ष होना अवश्य संभावी है। आप खुद ही देखिए, अभी आप लोग जब अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, तो सिर्फ आप नहीं करेंगे, बहुत से लोग अप्लाई करेंगे, बहुत से लोग फिलअप करेंगे फॉर्म को, और उस फॉर्म को भरने के बाद आपके बीच शुरू होगी प्रतिस्पर्धा, संघर्ष शुरू होगा। ठीक, और फिर यहाँ पे राजनीति शुरू होगी। कोई अपना अच्छा मटेरियल की बात करेगा, कोई अपने स्टडी पे अपनी क्लासेस को बेचने की बातें करेगा, और वहाँ वो पॉलिटिक्स के इसका सहारा लेगा, राजनीति का सहारा लेगा। ठीक, राजनीति एक परिवर्तनशील विषय है। आप खुद ही देखिए, मैंने आपको बताया कि कैसे प्राचीन समय में राजनीति का जो अर्थ था बच्चे, वो नैतिक मुद्दा था। आपको मैंने लास्ट पीछे अभी बताया कि प्राचीन समय में राजनीति का अर्थ क्या था? नैतिक विषय था। मध्यकाल में वो धर्म से संबंधित हो गया। जब हम आधुनिक युग में आए तो आधुनिक युग में राजनीति की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके कार्य क्या रहेंगे, संगठन कैसे होगा राज्य का, ये सब विषय सोचे जाने लगे। और वर्तमान समय में जो वर्तमान समय है, यहाँ हम राजनीति को किससे जोड़ के देख रहे हैं? यहाँ हम राजनीति को मानवता से जोड़ के देख रहे हैं। तो राजनीति क्या है? एक परिवर्तनशील विषय है, ये हमेशा बदलता रहता है। ओके, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। ये बहुत डेफिनेशन याद रखेंगे बच्चे। पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल ऑफ पावर। राजनीति क्या है? राजनीति शक्ति के लिए एक संघर्ष है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि राजनीति एक मानवीय क्रिया है या मानवों के द्वारा की जाती है। राजनीति संघर्ष का परिणाम होती है। राजनीति परिवर्तनशील है या निरंतर परिवर्तित हो रही है। आज भी बदल रही है, पीछे ही बदली थी, और आने वाले समय में भी ये परिवर्तित होगी। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। किसके लिए? शक्ति के लिए संघर्ष है राजनीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति के 3 मूल आधारभूत संकल्पनाएं हैं राजनीति में, जिन्हें हम समझते हैं क्या होती है आधारभूत संकल्पनाएं। ये लीजिए, पहला बच्चे, राजनीति की जो संकल्पना है वो है शक्ति, पावर। शक्ति हम सब चाहते हैं, हम सबको शक्ति चाहिए, पर उस शक्ति के पास वैधता कितनी है? वैधता का मतलब क्या होता है? वैधता का अर्थ होता है बच्चे कि आपके पास जो पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस हैज़ अ पावर टू अरेस्ट यू। पुलिस के पास ये पावर है कि वो आपको पकड़ सके, गिरफ्तार कर सके। कोई दूसरा आपको पकड़ के अगर बंदी बना ले तो वो क्या है? वो वैध नहीं है, तो उसे हम लोग क्राइम कहते हैं, अपराध कहते हैं। राइट, तो शक्ति सबके पास हो, लेकिन अगर वो शक्ति कहाँ से आए? वैधता से आए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो एरिया है, मान लीजिए आपके पंचायत में जो मुखिया जी हैं, एक है मुखिया जी और एक तरफ है गांव के पैसे वाले व्यक्ति,
या कह लें कि जमींदार साहब जो लाइक इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। अब आप एज अ नागरिक, अगर आप गांव के नागरिक हैं अपने, तो आप किन की बातों को मानेंगे? जमींदार साहब की बातों को मानेंगे या मुखिया जी की बातों को मानेंगे? तो यहाँ पे वैधता किसके पास है? मुखिया के पास है, क्योंकि मुखिया ने क्या किया है? मुखिया ने चुनाव लड़ा है, चुनाव लड़ने के बाद वो जीत के आया है। तो यानी वैधता की शक्ति मुखिया किसके, शक्ति तो हो सकता है कि मुखिया जी से ज़्यादा पैसे इनके पास हो, मगर इनके पास वैधता नहीं है। तो वैधता बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो शक्ति के साथ क्या होनी चाहिए? वैधता होनी चाहिए। अगर बात करें व्यवस्था की, सिस्टम्स की, जो अगली आधारभूत उसका संकल्पना है, इसमें हम राज्य, सरकार, इन सबको देखते हैं कि सिस्टम हमारा रन कैसे करता है। बच्चे, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए, सिस्टम में किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए दो चीज़ें होती हैं बच्चा, पहला आगत और दूसरा निर्गत। मान लीजिए ये सिस्टम है, व्यवस्था है, ये पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम कुछ आगत डालते हैं, हम कुछ इनपुट डालते हैं और यहाँ से आउटपुट निकालते हैं, निर्गत बाहर आता है, ठीक। तो राज्य, सरकार आदि चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तीसरी संकल्पना है न्याय। इसमें कानून, नियम, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। तो राजनीति की कितनी संकल्पनाएं हैं? 3 संकल्पनाएं हैं, शक्ति, व्यवस्था और न्याय, ठीक। आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला है राजनीतिक सिद्धांत। अब यहाँ ना बच्चे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती है इस विषय को पढ़ने में, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग है ना इस स्लाइड को ध्यान से समझें, ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो। जब हम बात करते हैं राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक विज्ञान, ये अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग विषय हैं। अक्सर बच्चों के अंदर इन विषयों के लेकर क्लियरिटी नहीं होती, राइट। तो राजनीतिक दर्शन या पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होती है? राजनीतिक दर्शन संपूर्ण राजनीति नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। राजनीतिक दर्शन संपूर्ण राजनीति नहीं है, बल्कि उसका एक भाग है। राजनीतिक दर्शन संपूर्ण राजनीति नहीं है, बल्कि उसका एक भाग है। ये कल्पना और तर्क पर आधारित है। किस पर आधारित है? इट इज बेस्ड ऑन अ कल्पना, इमेजिन, एंड जो आपके तर्क हैं उनके ऊपर आधारित है, तथा इसमें नैतिकता और मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता है। याद रहेगा डेफिनेशन कि राजनीतिक दर्शन संपूर्ण राजनीति ना होकर उसका केवल एक भाग है। इसमें जो कल्पना और तर्कों पर आधारित होती है और इसमें नैतिकता और मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता है। वहीं अगर बात करें राजनीतिक चिंतन या पॉलिटिकल थॉट की, तो राजनीतिक चिंतन किसी विशेष अवधि में संपूर्ण समाज के राजनीतिक मनन का अध्ययन है। किसी विशेष अवधि, किसी विशेष टाइम पीरियड में उस समाज में रहने वाले सभी लोगों की जो मानसिक सोच होगी या विचार होंगे, वही क्या है, उसका अध्ययन क्या है? राजनीतिक चिंतन है। ये कल्पना कृतियों एवं विचारों को ही राजनीतिक सिद्धांत मानते हैं। अगला है राजनीतिक विश्लेषण, पॉलिटिकल एनालाइज। राजनीतिक विश्लेषण क्या होता है? तो राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक विश्लेषण की पूर्ण प्रक्रिया या गतिविधि है। राजनीति क्या है? राजनीतिक विश्लेषण की पूर्ण प्रक्रिया, इसकी अपनी पूरी प्रक्रिया और गतिविधि है। इसमें तथ्यों का उचित स्वरूप और संबंधों पर विचार किया जाता है कि जितने भी तथ्य राजनीति से संबंधित हमारे पास होते हैं, हम उनका विश्लेषण करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, सही गलत हर स्तर पे उसको जांचा जाता है, परखा जाता है। वहीं बात करें राजनीतिक विचारधारा की, तो राजनीतिक विचारों और विश्वासों का ऐसा समुच्चय है। राजनीति क्या है? विचारों और विश्वासों का ऐसा समुच्चय है जो सुनिश्चित विश्व दृष्टि पर आधारित हो और अपने को अपने आप में पूर्ण मानती हो। ये क्या है? राजनीतिक विचारधारा है। वहीं अगर बात करें राजनीतिक विज्ञान की, तो सिले, विलोबी, गार्नर आदि विद्वान इस विषय को राजनीति विज्ञान संबंध शब्द से संबोधित करते हैं। ये तर्क एवं प्रक्रिया को उचित ठहराते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि राजनीति की जितनी भी परिभाषाएं हैं, मोस्टली उन परिभाषाओं में 2 चीज़ें बहुत अच्छी रही बच्चे। पहला क्या? तो तर्क, सभी लोग तर्क की बात करते हैं, ठीक। और कुछ विचारक कहते हैं कि कल्पनाएं, इमेजिन, ये भी इसका अंग है। तो ये राजनीति की कुछ परिभाषाएं थी जो मैंने आपके लिए लाई। अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अगला है राजनीतिक सिद्धांत का विकास कैसे हुआ बच्चे, यह विषय के रूप में कैसे बना। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड व अमेरिका में
संविधानों व संवैधानिक कानूनों के विकास पर जोर दिया जाने लगा। यह प्रक्रिया 19वीं सदी के अंत तक प्रचलित रही। 20वीं सदी के आरंभ में राजनीतिक सिद्धांत को एक विशिष्ट क्षेत्र माना जाने लगा, यानी एक अलग इसको क्षेत्र माना जाने लगा। अब राज्य, कानून, संप्रभुता, अधिकार और न्याय की संकल्पनाओं के साथ साथ सरकारों की कार्यविधियों को भी परखने की चेष्टा की जाने लगी कि हम लोग राज्य पढ़ रहे हैं, कानून पढ़ रहे हैं, संप्रभुता, अधिकार ये सब पढ़ रहे हैं, पर सरकार की गतिविधियां जो हैं वो डे बाई डे में जो कार्य कर रहे हैं उनको भी परखा जाने लगा। अब राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के विषय राजनीतिक संस्थाएं, राज्य के लक्ष्य, न्याय, सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता, शक्ति, विकास आदि को भी राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में ला दिया गया। यानी अब अभी तक किसकी बात हो रही थी? सिर्फ राज्य, कानून और संप्रभुता, अधिकार, इन सब की बात हो रही थी। अब यहाँ बच्चे क्या आ गया? यहाँ पर शक्ति आ गई, सुरक्षा आ गई, स्वतंत्रता, समानता जैसे विषय भी जुड़ गए। 1903 में, डेट याद रखेंगे बच्चे आप लोग, 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक विज्ञान का संपूर्ण विषय स्वीकार किया और इसके अध्ययन व विकास के प्रयास तेज किए गए। तो राजनीतिक सिद्धांत जिसे आप लोग पढ़ रहे हैं, इस विषय की शुरुआत पहली बार कब हुई बच्चा? 1903 में। इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस सोसाइटी ने पढ़ाना शुरू किया। इस विषय को एक एज अ पॉलिटिकल साइंस की सब टॉपिक के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया, इसे लागू किया गया। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है बच्चा आपके पास परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की राजनीतिक सिद्धांत की दो अवधारणाएं होती हैं, एक परंपरागत जो चली आ रही है, एक आधुनिक होती है। प्लेटो व अरस्तु से लेकर व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत होने तक का समय क्या कहलाता है? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। ये आप याद रखेंगे कि प्लेटो अरस्तु यानी प्राचीन यूनान से लेकर और जब व्यवहारवादी क्रांति आई 20वीं शताब्दी में, तब तक का जो विचार रहा उसे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित विचार सामग्री, राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन, विचारधाराओं तथा राजनीतिक विचारों के विश्लेषण को शामिल किया गया। राज्य की प्रकृति, उसका आधार, सरकार, कानून, नैतिकता, प्राकृतिक विधि, राजनीतिक संस्थाएं आदि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण विषय रहे। जो परंपरागत विचारकों में अगर हम बात करें तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के विचारकों में प्लेटो, अरस्तु, होब्स, लॉक, हेगल, मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू आदि राजनीतिक विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप इसे समझेंगे, ठीक। वहीं अगर हम बात करें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों की, तो आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है 1990 के बाद जॉन डन, स्टीवन लुकेज, डेविड हेल्ड आदि विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत का विकास किया। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं क्या रही? प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को खतरे का आभास होने लगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वास्तविकता में बदल गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न जटिल राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों में परंपरागत सिद्धांत अप्रासंगिक होने लगे। इन जटिल परिस्थितियों में राजनीतिक शास्त्र के साथ साथ राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में भी परिवर्तन आना अवश्यंभावी था, जरूरी था। अब राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में की नई नई तकनीकें, तथ्यों का विश्लेषण की इकाइयों तथा एक सुव्यवस्थित सिद्धांत की मांग जोर पकड़ने लगी और चेंज हो गया। तो ये आपका मॉडर्न आधुनिक राजनीतिक चिंतन था। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या होता है बच्चे? अगला टॉपिक है हमारे पास राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। राजनीतिक सिद्धांत ही वह साधन है जो राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं, अध्ययन पद्धतियों तथा मानव मूल्यों में एक गत्यात्मक संतुलन स्थापित करता है। ठीक, राजनीतिक सिद्धांत क्या है? यह अकेला वह साधन है जो राजनीतिक तथ्यों, घटनाओं, अध्ययन पद्धतियों और मानव मूल्यों में गत्यात्मक संतुलन स्थापित करता है। राजनीतिक सिद्धांत के रहस्यों, प्रतिक्षण परिवर्तनशील घटनाओं तथा जटिल अंतः संबंधों तक पहुंचने के लिए राजनीतिक सिद्धांत एक सुरंग की तरह कार्य करता है। यह राजनीतिक विज्ञान में एक दिशा मूलक की तरह कार्य करता है। इस विषय की में एकीकरण, सामंजस्य, पूर्व कथनीयता एवं वैज्ञानिकता लाना एवं शोध संभावनाएं निर्भर है। आज राजनीतिक सिद्धांत एक स्वतंत्र अनुशासन की दिशा में गतिमान है, एक स्वतंत्र डिसिप्लिन बन गया है, अनुशासन यानी विषय बन गया है। राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता इस बात में है
कि यह राजनीतिक विज्ञान के अनुशासन के रूप में परम आवश्यक है। ठीक बच्चा, चलिए, बिना सिद्धांत के न तो राजनीतिक विज्ञान का विकास संभव है और न ही इसका शोध कार्य अवधारणात्मक विचारधाराबद्ध के रूप में। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान में तथ्य संग्रह एवं शोध को प्रेरणा एवं दिशा प्रदान करता है। राजनीतिक सिद्धांत में राज्य, सरकार, शक्ति, सत्ता, नीति निर्माण, राजनीतिक विकास, राज्य राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक दल, मताधिकार, चुनाव, जनमत, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अभिजनवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संस्थाएं, क्षेत्रीय संगठन, नारीवाद आदि का अध्ययन किया जाता है। आज के समय में ये नए नए विषय इसमें जुड़ गए हैं। अब अगला टॉपिक है बच्चे कि हमें राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हमारी दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, हम स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता पर संभावित खतरे के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। यह कानूनों के शासन, अधिकारों का विभाजन, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों, नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। विभिन्न तर्कों की खोजबीन के साथ साथ राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे वर्तमान राजनीतिक अनुभवों का अध्ययन कर भावी रुझानों एवं संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम विभिन्न अवधारणाएं जैसे स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, व्यवहारिक क्रियान्वयन एवं इससे जुड़े दस्तावेजों और संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। अगला टॉपिक है बच्चे कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराता है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर कि राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। यह हमें न्याय एवं समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीज़ों के विषय में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। दो बातें याद रखेंगे आप लोग कि राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय और समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच देता है। साथ ही साथ यह राजनीतिक चीज़ों के विषय में हमारी विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए काम आता है। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन नागरिकों के लिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षित और सचेत नागरिक राजनीति करने वालों को जनाभिमुख बना देते हैं। यानी नागरिकों के अंदर जागरूकता लाने के लिए भी क्या जरूरी है, हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन राजनेता, नीति निर्माताओं, नौकरशाहों, शिक्षकों, वकीलों, न्यायाधीशों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को आदि के लिए भी प्रासंगिक है। स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के छिपे हुए पक्ष नहीं है। प्रतिदिन परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यावसायिक केंद्रों में आदि में हमें इसे अनुभव करते हैं। यानी राजनीति, हर जगह राजनीति हो रही है। ठीक, अगला है बच्चे कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का महत्व क्या है। तो ये इससे हमें अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में ज्ञान होता है। मस्तिष्क की तार्किक क्षमता में वृद्धि होती है। तर्क करने की क्षमता हमारी उसमें वृद्धि होती है। हमें अधिकार और कर्तव्यों को समझने में आसानी होती है। राजनीतिक सिद्धांत हमारे दृष्टिकोण को उदार बनाते हैं। ठीक, चारों बातें याद रहेंगी आप लोगों को क्या कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का क्या महत्व है। तो इससे हमें अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता है। इससे हमारी मस्तिष्क की तार्किक क्षमता बढ़ती है। हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को समझने के लिए ज़रूरी है। और राजनीतिक सिद्धांत हमारे दृष्टिकोण को उदार बनाता है। ये हमारी सोच को बहुत लिबरल करता है, उदार करता है। अब राजनीतिक सिद्धांत के कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं हम लोग। क्या है इसके प्रमुख बिंदु। पहला बच्चा आप याद रखेंगे कि राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। पब्लिक वेलफेयर की बात होती है यहाँ पे, जन सेवा, लोक कल्याण की बात होती है। आप इसे इस तरह नहीं समझेंगे कि राजनीति पैसा बनाने की कला है, राजनीति घूस सपोर्ट है। नहीं, राजनीति का मतलब क्या है, जन सेवा। ठीक, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में
वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता ही उतनी निर्णायक नहीं होती जितनी स्वतंत्रता की। ठीक, यानी ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी स्वतंत्रता। जितना हम लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं उतनी हमें किसकी बात करनी चाहिए, समानता की भी बात करनी चाहिए। ठीक बच्चा, आधुनिक काल में सबसे पहले रूसों ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। ये सारे छोटे छोटे फैक्ट हैं बच्चे, जहाँ से आपके तथ्यात्मक प्रश्न बन सकते हैं। राजनीति का जन्म इस बात से होता है कि हमारे समाज के लिए क्या उचित है एवं क्या वांछनीय है और क्या नहीं, यानी समाज के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। जब हम इन विषयों पर सोचने लगते हैं तो यहीं से ही राजनीति का उद्भव होता है, राजनीति की उत्पत्ति होती है। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है, उसके पास विवेक है, यानी वो सोच सकता है, समझ सकता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता रखता है। ठीक, इसके साथ साथ अंबेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों, नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करते हैं। ठीक है बच्चा, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लास समझ में आई होगी। अब हम बारी हमें एमसीक्यूज लगाने की, अपने क्वेश्चंस को करने की, कि यहाँ से किन किन तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे। पहला प्रश्न जो आपके स्लाइड पर है वो है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। सरकार और सत्ता का अध्ययन राजनीति है। समाज कैसे संगठित होता है और इसका अध्ययन करना, ये राजनीति है। राजनीतिक विचारों और अवधारणाओं का व्यवस्थित अध्ययन करना ही राजनीति है। क्या है राजनीतिक सिद्धांत? या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बच्चे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत सरकार तथा सत्ता का अध्ययन, समाज कैसे संगठित हो इसका अध्ययन और राजनीतिक विचारों और अवधारणाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन करना ही क्या है, राजनीतिक सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बच्चे कि राजनीतिक सिद्धांत हमें किन अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम किन अवधारणाओं को पढ़ते हैं? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, अधिकार, सरकार के विभिन्न रूप, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, समाजवाद या उपरोक्त सभी। क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर? कि अभी मैंने आप लोगों को बताया बच्चे कि राजनीतिक सिद्धांत की जो अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, समाजवाद जैसी अवधारणाओं को पढ़ा जाता है। राइट, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। उपरोक्त सभी, ये सभी राजनीतिक अवधारणाएं हैं जिन्हें आने वाली क्लासों में हम लोग एक एक करके समझते हुए चलेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है बच्चे कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या फिर मैकियावेली। ठीक, अगर बात करें राजनीतिक सिद्धांत की तो इसकी शुरुआत प्राचीन यूनान में हुई बच्चे। प्राचीन यूनान में एक विचारक आए जिनका नाम था सुकरात। सुकरात के एक शिष्य हुए जिनका नाम था प्लेटो। प्लेटो ने एक विद्यालय खोला जिसे कहते हैं रिपब्लिक, और रिपब्लिक में एक विद्यार्थी पढ़ने आया, उसका नाम था अरस्तु। अरस्तु जिसने प्लेटो की उन्हें बुक लिखी रिपब्लिक और विद्यालय खोला था इसने अकेडमी। बच्चा, उसके स्कूल का नाम था अकेडमी। इस अकेडमी में पढ़ने आया अरस्तु। अरस्तु ने बुक लिखी पॉलिटिक्स, और यही आधार बनी किसका? राजनीतिक विज्ञान का। इसलिए अरस्तु को क्या बोलते हैं? इसे राजनीतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान का जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये हम अरस्तु को कहते हैं। ठीक है बच्चा,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राजनीतिक प्रश्न की अवधारणा क्या है? कानूनी प्रश्न जो न्यायालयों द्वारा तय किए जाते हैं। राजनीतिक प्रकृति के प्रश्न जो मूल रूप से राजनीतिक होते हैं और न्यायालयों द्वारा तय नहीं किए जाते। ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कि राजनीतिक प्रश्न क्या होते हैं? तो बच्चे राजनीतिक प्रश्न क्या होते हैं? जो राजनीतिक रूप से, राजनीतिक प्रश्न प्रकृति के प्रश्न जो मूल रूप से राजनीतिक होते हैं और न्यायालय द्वारा तय नहीं किए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, अगला बच्चा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। तो आपको मालूम है कि 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया, इसने शिक्षा को हमारा मूल अधिकार बना दिया। राइट टू एजुकेशन, RTE क्या लिखा गया? ये RTE, राइट टू एजुकेशन। इसे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 32? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चे ऑप्शन बी, आर्टिकल 21 का पार्ट ए। अनुच्छेद 21 जो कहता है जीवन की स्वतंत्रता, राइट, उसका भाग 1 कहता है किसका? राइट, RTE, राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार की बात करता है। अगला प्रश्न आपके पास बच्चे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से संविधान में लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या फिर कनाडा? आप सबको पता होना चाहिए बच्चे कि अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, हमने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ ली हैं अमेरिका से। वहीं हम लोगों ने कनाडा से संघात्मक व्यवस्था को लिया है, हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली है, हमने ब्रिटेन से जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है वो लिया है, न्यायिक प्रक्रिया ली है, ठीक। और आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? इसे हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया बच्चा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फांसीवादी किस प्रकार की विचारधारा है? वामपंथी, दक्षिणपंथी, उदारवादी या फिर समाजवादी? जो फांसीवादी विचारधारा होती है, आपने पढ़ा होगा बच्चे, फांसीवाद कहाँ आया था? ये इटली में आया था। कहाँ आया था? फांसीवाद इटली में आया। इसे लेके आए थे मुसोलिनी के द्वारा इसे इटली में लागू किया गया। यह विचारधारा किस पर आधारित है? तो यह दक्षिणपंथी है बच्चे, राइट विंग पर आधारित है। दक्षिणपंथी मूलतः पूंजीवादी समर्थक होते हैं ये लोग, ठीक। ये खुली ओपन सोसाइटी की बात करते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने है बच्चे कि संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को विभाजित किया जाता है। संघवाद एक तरीके की प्रणाली है सरकार की जिसमें शक्तियों को विभाजित किया जाता है। किसके बीच? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, विधायिका कार्यपालिकाओं के बीच, न्यायपालिका और विभिन्न कार्यपालिकाओं के बीच, केंद्र सरकार के भीतर विभिन्न मंत्रालयों के बीच। तो संघवाद क्या होता है बच्चे? संघवाद जिसे इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं। संघवाद का अर्थ होता है शक्ति का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटना ही क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने बच्चा, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? समाज में समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, सरकार और सत्ता का अध्ययन करना, राजनीतिक विचारों और अवधारणाओं का व्यवस्थित अध्ययन करना, उपरोक्त सभी। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है बच्चा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का जो उद्देश्य है ये समाज में समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, सरकार और सत्ता का अध्ययन करना, राजनीतिक विचारों और अवधारणाओं को व्यवस्थित ढंग से समझना, ये सभी इसके क्या हैं? लक्ष्य हैं। अगला बच्चे, प्रत्येक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और राजनीतिक प्राणी है। यह कथन किसका है? मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाते टाइम समझाया था बच्चे कि मानव एक राजनीतिक प्राणी है। याद रखेंगे, मानव एक राजनीतिक प्राणी है या सामाजिक प्राणी है। ये बात किसने बोली? तो ये बात अरस्तु ने कही थी बच्चे। किसने कही थी? अरस्तु ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके,
मीनू फ़ोन आ रहा है उसका लिए। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ रोकते हैं। इससे पहले क्लास को ओवर करूँ, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सभी बच्चे नोट्स परचेज करना चाह रहे हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को परचेज करना चाहिए बच्चे नोट्स, तो आप A to Z स्टडीज़ के नोट्स परचेज कर सकते हैं। क्योंकि A to Z स्टडीज़ में आपको मिलता है बच्चा माध्यमिक आचार्य पॉलिटिकल साइंस विषय के पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही, वो भी सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये में है। 600 रुपये में आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी करवा दी जाएगी। आप नोट्स परचेज करने के लिए हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आपको डेमो भी चाहिए नोट्स के तो आपको वो मिल जाएंगे इन नंबरों पे व्हाट्सएप करने के बाद। तो आप सभी बच्चे देरी ना करें, एग्ज़ाम बहुत नियर आ गया है, बहुत पास है आपका एग्ज़ाम, तो कोशिश कीजिए कि इसको अच्छे से कर सकें। ये नोट्स का डेमो है, मैं आपको नॉर्मल दिखा देता हूँ। ये हमारे नोट्स हैं, बिल्कुल सटीक शब्दों में, साफ़ सुथरे और पॉइंट वाइज सारी बातें लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक, चलो तो बिना किसी देरी के क्लास को ओवर करते हैं यहीं पे। होपफुली आप सभी बच्चों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ इसके अगर आप जो भी टॉपिक चाहते हैं कि जिन पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, आप मुझे वो टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। फिलहाल के लिए मैं चंदन सर आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।